अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन हेतु सिंघाड़ा की फसल में समसामयिक कार्य। गुणवत्ता युक्त रेशा प्राप्त करने के लिए टसर रेशम कीट की देखरेख। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सिंघाड़ा की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस अवस्था में विभिन्न खरपतवार और कीटों का प्रकोप होता है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं करने पर उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है। तो आप इनका नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जानते हैं मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक डॉक्टर बीके गुप्ता से। देखिए, चूंकि अभी तेजी से गर्मी भी है और ठंड भी पड़ रही है, इसमें पौधों के साथ साथ खरपतवार का बढ़ाव बहुत तेजी से होता है। सिंघाड़ा की फसल में दो तरह के खरपतवार ज्यादा मिलेंगे। एक तो ऐसे जो जल के नीचे होते हैं और एक होते हैं जो जल के ऊपर तैरते हैं, फ्लोटिंग वीड और सब इमर्ज वीड। तो ऐसे वीडों को चूंकि हम फील्ड कंडीशन में या ये डबरा कंडीशन में जब हम सिंघाड़ा लगाते हैं तो इसमें हमारे ज्यादा 2 फीट या 3 फीट पानी होता है। अभी हमारे फील्ड में 1 फीट ही पानी है, मतलब 2 फीट पानी इसके लिए ऑप्टिमम है। ज्यादा 4 फीट तक भी हो सकता है और कम 1 फीट पानी में भी हम लगभग माकूल पैदावार ले सकते हैं। अब रहा निकाई गुड़ाई की बात, तो सबसे बेहतर है कि आप एक हथियार होता है जिसको हम फार्क कहते हैं, जिससे हम उसे निकाल सकते हैं, हाथ से भी वीड को निकाल सकते हैं। और कोशिश ये करना चाहिए कि ज्यादा वीड निकल जाए। और इसके अलावा एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी को बराबर मेंटेन करते हुए अगर बीच में और कोई घना पौधा आता है तो उसे भी निकाल देना चाहिए। तो 3 काम हो गया, एक नीचे वाला जलीय वीड, एक ऊपर के तैरते हुए वीड और दूसरा वो ऑफ टाइप के प्लांट है या जो घना प्लांट है उसको, जिससे कि सिंघाड़ा के फसल को बढ़ने के लिए पूरा साधन है। इसमें 2 तरह की जड़ होती है, एक तो इसके तने के साथ होता है, रूटलेट्स होते हैं, एक मेन डीप रूट होता है जो जमीन के अंदर जाता है जो मेन न्यूट्रिएंट के लिए, और दूसरा जो जड़ होता है वो सरफेस पर क्रीपिंग करता है और पानी और अदर चीजों को लेता है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही हम लोग जबलपुर से सिंघाड़ा के जर्म प्लाज लेकर आए हैं, 17-18 हम लोग लगाए हुए हैं। वहाँ पे काफी इसको सघन खेती की जाती है। वहाँ पे 2 तरह के कीट पाए जाते हैं, एक बीटिल टाइप का था और एक और है जो पत्तों के नीचे नीचे रेंग करके चलता है। तो इस तरह के जो पौधे हैं उनको कीटनाशी जो दवा है अवेलेबल है, आप अपने पत्तों को दिखाकर केबीके से दिखाकर जो उचित दवा है उसकी उचित मात्रा जनरली इसमें 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से हम लोग डालते हैं, उसको डाल दें। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ग्रोथ में थोड़ा कमी हो रही है तो हम जो लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रोजन हुआ या म्यूरेट ऑफ पोटाश को जल में घोल करके पानी के साथ उसको हम दे देते हैं, जिससे बहुत तेजी से पैदावार बढ़ता है। और तोड़ाई के लिए 2 तरह के आपने देखा होगा, जहाँ जो बड़े बड़े तालाब हैं जिसमें पानी की ज्यादा होती है, वहाँ आपने देखा हो जो मल्लाह भाई होते हैं जो
उल्टे घड़ा को करके और दोनों ओर से बांस की पट्टी लगा करके और एक अल्युमिनियम का डब्बा होता है उसको उसके साथ बांधे रहते हैं और उस पे तैरते हुए जाते हैं। इसके फल ठीक पत्ते के नीचे से लटके हुए होते हैं, एक एक करके तोड़ा जाता है। ये तोड़ाई एक बार में नहीं होता, कम से कम 2 या 3 बार इसकी तोड़ाई किया जाता है, समझे ना। तो इस तरह, लेकिन जहाँ खेत में जो कर रहे हैं, जहाँ 1 से 2 फीट पानी है, वहां पे आपको तैरने करने की जरूरत नहीं। सिंपली आप एक रास्ता बनाते जाइए और झुक करके पत्ते के नीचे से थोड़ा सा हम पौधा को ऊपर करेंगे, आपको नजर आने लगेगा और उसको हम तोड़ करके उसमें डालते जाएंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गुणवत्ता युक्त रेशा प्राप्त करने के लिए टसर रेशम कीट की देखरेख। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। झारखंड प्रदेश के जंगली क्षेत्र में बहुत से किसान भाई टसर रेशम कीट का पालन करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं। और इस लाभ को निरंतर बनाए रखने के लिए आप इन कीटों की देखरेख कैसे करें, आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं केंद्रीय टसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जिला रांची के डॉक्टर जेपी पांडे से। तो मैं बताना चाहता हूं कि सामान्य तरीके से, परंपरागत तरीके से जो तसर का कीट पालन हो रहा है, अगर उसमें हम कुछ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी करते हैं साथ साथ, तो हमको तसर का उत्पादन अधिक से अधिक होगा और किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ होगा। इसके लिए प्रमुखता से मुख्य बिंदु हैं कि जब आप अंडे के प्रस्फुटन के बाद जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं, उस समय पे आप ध्यान रखें कि मौसम उपयुक्त हो। अगर मौसम उपयुक्त न हो, उस दौरान आप अंदर कमरे के अंदर चाकी कीट पालन कर सकते हैं। बाद में मौसम सही होने के बाद आप उनको पौधे पे स्थानांतरित कर दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कीट को शुरू की अवस्था में कीट पालन के दौरान ला रहे हैं फील्ड में, उस दौरान हम देखें कि उस पौधे के आसपास किसी प्रकार का पेस्ट का, किसी चींटी का, ये सब का कोई प्रकोप न हो, नहीं तो ये छोटे छोटे कीटों को प्रभावित करेंगे और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जब कीड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप समय से उसका ट्रांसफर दूसरे पौधे पे कर दें, जिससे कीड़ा भूखा न रहे और नुकसान न हो। जब कीड़ा छोटा हो, उस दौरान आप कोमल पत्तियों का प्रयोग इसके लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है, क्योंकि कोमल पत्तियों से को खाने से उस कीट का, छोटे कीट का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब कीड़ा मोल्टिंग में बैठा हुआ, मोल्ट आउट कर रहा हो, उस दौरान इसके ट्रांसफर, इसको कीड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित न करें। इससे कीड़ा का मोल्टिंग अवस्था प्रभावित होती है और कीड़े को नुकसान पहुंचता है। अगर कोई बीमारीग्रस्त कीड़ा आपके प्रक्षेत्र में, कीट प्रक्षेत्र में मिलता है, तो उस बीमारीग्रस्त कीड़े को आप तत्काल वहाँ से हटा दें, नहीं तो उससे अन्य कीटों में जो स्वस्थ कीट हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आपको नुकसान होगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब आप 5वीं अवस्था में कीट आ जाता है, उस दौरान आप इस तरह से कीट का स्थानांतरण करें कि समुचित मात्रा में पत्ती उसको मिलती रहे और बार बार 5वीं अवस्था में आपको कीट का स्थानांतरण न करना पड़े। और सबसे अंत में जो 5वीं अवस्था के बाद सिल्क उत्पादन का महत्वपूर्ण बिंदु है। सिल्क के उत्पादन के दौरान, जिस समय पे कोसा बनाने का क्रम चल रहा है, उस दौरान आप इसको कदापि एक स्थान से दूसरे स्थान तक न ले जाएं। और
सामान्य तौर पे आप कीट पालन के दौरान जैसे पक्षियों से है, अन्य पेस्ट प्रीडेटर से है, इसका बचाव कर सकते हैं और देखरेख आपको समुचित देखरेख करने की आवश्यकता है। अगर आप कीट पालन के दौरान इस तरह से समुचित देखरेख करते हैं और जो विभिन्न प्रकार के बचाव के उपाय करते हैं तो आपको कोसा का उत्पादन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और आपको अत्यधिक लाभ होगा, जिससे आप एक सफल तसर उद्यमी बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कम समय में इजी प्लांटर द्वारा पौध रोपाई पर जानकारी भाग 1। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाई रबी मौसम में विभिन्न सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, जिसके लिए उन्हें बिचड़ा तैयार करके इनकी रोपाई का कार्य करना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इजी ट्रांसप्लांटर का विकास किया है और ये आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हेमू राठौड़ से। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो भी कृषि कार्य होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। 70 से 80% का काम महिलाएं ही खेत में करती हैं और जहाँ तक हमने देखा है कि जो पुरुष हैं वो जो मशीनीकरण के जो काम है वो पुरुष करता है, लेकिन जो हाथ से काम करने हैं, जो ज़्यादा श्रम वाले काम है, जो ज़्यादा शक्ति वाले काम है, जब वहाँ हमारी मुद्रा ज़्यादा शारीरिक मुद्रा चेंज होती है, वो काम है वो सब महिलाएं कर रही होती हैं। जैसे निराई, गुड़ाई और कटाई, सब जो भी ये हमारे खेती के काम है, जहाँ तक कि उसको उफनना, थ्रेशर में फीड करना, सब काम महिलाएं कर रही होती है। इससे महिलाओं की जो शक्ति और समय जाता है वो हम गिनती में नहीं ला सकते, पर काम बहुत ज़्यादा होता है। इसी क्रम में हमने अभी जो आपके सामने प्रायोगिक तरीके से पेश कर रहे हैं वो है सब्जी का पौधरोपण यंत्र। अब ये पौधरोपण यंत्र एक नया तकनीक है जिससे कि खेत में सब्जी के जो भी पौधे रोपे हैं वो 1 घंटे में हम 200 से 250 पौधे रोप सकते हैं। और जो परंपरागत तरीके से यदि हम पौध रोपाई करते हैं तो वो 100 से 150 पौधे ही रोपाई हो सकती है। इस पौध में ये होता है कि आदमी और महिला खड़े खड़े काम करती है, उसकी शारीरिक मुद्रा में कोई भी बदलाव नहीं आता। परंपरागत तरीके से हम देखेंगे तो वो 1 घंटे में 30 से 35 बार वो उठेगी, झुकेगी और काम करेगी, उससे उसकी थकान ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस पौधरोपण यंत्र से महिला या पुरुष जो भी खेती में काम कर रहे हैं उनकी थकान कम होगी, शारीरिक मुद्रा में इधर जो चेंज आता है वो कम होगा, उनकी शक्ति बचेगी और काम बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक दिन का जो लेबर कॉस्ट होती है हमारी वो 200 रुपये प्रति पर्सन होती है। अब उसकी जगह 2 जने काम कर रहे हैं, 1 रुपाई कर रहा है, 1 खड्डा कर रहा है, और इधर पर इस पौध रोपाई से 2 जने काम कर रहे हैं और उनका भी 400 रुपये है। दिन में वो 7 घंटे यदि लगातार काम करते हैं तो परंपरागत तरीके से ज़्यादा वो 800 से 1000 पौधे रोप सकेंगे, परंतु इस पौध रोपाई यंत्र से 2000 से 2500 तक पौधे रोपाई हो सकती है। इसमें एक और फ़ायदा है कि वहाँ पे 3 दिन लगेंगे तब ये जाके पूरी पौध रोपाई होगी और यहाँ वो एक ही दिन में पौध रोपाई कर रहे हैं। किसानों का जो पैसा जाता है
उसका लेबर कॉस्ट होगी 1200 रुपये परंपरागत तरीके से, और नए इस तरीके से उनके 400 रुपये ही लगेंगे। तो आप देखिए 800 रुपये का उनको फ़ायदा हुआ। अब 800 रुपये यूँ बचत हुई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 5-7 बीघा में रुपाई करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। समय भी बचता है, शक्ति भी बचती है और धन भी बचता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आज 100 से 200, फिर दूसरे दिन 100 से 200 लगाए परंपरागत तरीके से, और फिर आराम से लगा रहे, तो उनकी जो ग्रोथ का सीक्वेंस है वो अलग होता है। एक दिन आप देखेंगे कि कोई छोटा से कोई बड़ा पौधा होता है, तो उसमें हमारी उसके देख रेख में भी फ़र्क आता है। इस तरीके से जो हम रोपाई कर रहे हैं उसमें ये है कि एक साथ 2000 पौधे आपको एक से दिखेंगे और उनकी फ्रूटिंग एक साथ होगी, उनका जो फर्टिलाइज़र है मैनेजमेंट वो भी एक सा होगा, और इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो पौध रोपाई यंत्र है ये बहुत महंगा नहीं है, 2000 से 2500 रुपये में आता है। ये गृह विज्ञान महाविद्यालय के AICRP के पारिवारिक संसाधन विभाग में उपलब्ध है, और जिसको भी चाहिए वो हमसे मांग कर सकता है, हम उसे उपलब्ध करवाएंगे। और बहुत सरल तरीके से इससे पौध रोपाई होती है, और एक सी पौध रोपाई होती है, और इससे ये है कि आप आराम से इससे काम करके अपने श्रम और शक्ति की बचत कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला भागलपुर के कृषक विकास कुशवाहा, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से तुलसी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विकास कुशवाहा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हाँ किसान भाई, आप तो अब खेतों में तुलसी की रुपाई हो चुकी होगी और आप लोग खाद उर्वरक भी डाल चुके होंगे, लेकिन जो आधा खाद अभी नहीं डाले होंगे तो वो कब निश्चित समय पे डालें ताकि उसका अधिक से अधिक उपयोग पौधा कर सके। तो जैसा कि जो पहला खाद आपने डाला होगा अच्छी पैदावार के लिए, लेकिन जो आधी नाइट्रोजन की खाद बची हुई है उसको आप जो शेष मात्रा है उसको 2 बराबर भाग में बांट लें और रोपाई के एक एक महीना के अंतराल पर उसको अपने खेत में डालें। इससे क्या होगा कि जो फसल की बढ़वार है वो अच्छी तरह होगी। मैं किसान भाई को सिंचाई के बारे में बता रहा हूँ कि तुलसी में यदि वर्षा का अभाव हो तो 1 महीना के अंतराल पर 2 सिंचाई करें। अगर अभाव नहीं हो खेत में तो सिंचाई की अति आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद मैं उनको बता रहा हूँ कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं। अभी हम जान रहे हैं कि जो अभी हमारा तुलसी खेत में खड़ा है वो लगभग 20 से 25 दिन का हो गया होगा। तो इसके लिए आप एक निकौनी अवश्य करें रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद, और यदि जरूरत लगे कि दूसरी निकौनी करना चाहिए तभी करें उसको। ऐसे तो हम जान रहे हैं कि तुलसी एक औषधीय पौधा है और इसमें बहुत कम रोग और कीट लगते हैं, परंतु अभी देखा गया है कि कभी कभी तुलसी में रस चूसने वाले कीट दिखाई देते हैं और ये फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कि वो जो पत्ती होते हैं, फूल होते हैं, उसका रस चूस लेते हैं और वो सूखने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो तुलसी के पत्ती या जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो कम होती चली जाती है और इसका बाजार भाव भी कम हो जाएगा। जब आप तेल निकालेंगे तो तेल कम निकलेगा। तो इसके लिए किसान भाई को मैं सलाह देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पौधे पर रस चूसने वाली कीट दिखाई दे तो आप नीम ऑयल जो होता है उसका प्रयोग करें, और इसका प्रयोग करना है 1 मिलीलीटर नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पर। दूसरा है, इसके बाद आता है फसल सुरक्षा चक्र के बाद फसल कटाई, क्योंकि तुलसी में जो हम फसल लगाते हैं वो मुख्यतः लगाते हैं उसके तेल के लिए। तो तेल की मात्रा कब फसल में सबसे अधिक होगी उसकी मैं आपको जानकारी बताता हूँ, और उसी समय आप फसल काटें ताकि अधिक से अधिक तेल आपके तुलसी के पौधा से निकल सके। तो तुलसी की कटाई के लिए रोपाई के 80 से 90 दिन के भीतर फसल को काट लेना चाहिए। कटाई कब करना है? कटाई आपको उस समय करना है जब अभी आप देख रहे हैं कि चमकीली धूप के दिन में ही कटाई करें, ताकि
जो तेल की उत्तम क्वालिटी है वो उस समय बरकरार रहती है। कटाई उस समय करें जब आप देखेंगे कि तुलसी में 80 से 90 के दिन के बीच में फूलों का आना और बीज बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इस स्थिति में जब आप कटाई करते हैं तो आपको अधिक से अधिक तेल की पैदावार उस तुलसी के पौधे से मिलती है। और कटाई करने में एक ध्यान रखें विशेष कि जब भी आप कटाई करें जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर कटाई करें, ताकि भविष्य में अगर दूसरी कटाई करना हो तो उस पौधे से हम ले सकते हैं। तो मैं जो अभी ये सारा चीज़ बताया, फसल कटाई, फसल सुरक्षा चक्र, सिंचाई और खाद उर्वरक, इन सभी का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अभी जो आपके खेत में फसल खड़ा है उससे आप अच्छी फसल ले सकते हैं और आपका जो पैदावार है अच्छा होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में आभासी कंडवा रोग की रोकथाम, कम समय में इजी प्लांटर द्वारा पौध रोपाई पर जानकारी भाग 2। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।